वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का पार्ट 2 का सब्सिडरी का, जो कि अपकमिंग एग्जाम में आने वाला है, एलएनएमयू का है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कवर करने का कोशिश किया है, तो मेरे कोशिश को आप लोग जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है डेल्टा क्रॉस ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे 12th में। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्वाड्रुपल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वाड्रुपल मोमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि द यूनिट ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट इज कूलॉम मीटर स्क्वायर। क्वाड्रुपल मोमेंट का जो यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, कूलॉम मीटर स्क्वायर है, राइट। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट इज 9। कहता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं क्वाड्रुपल मोमेंट में, तो 9 होते हैं, राइट। उसके बाद है छठा क्वेश्चन फॉर एन इलिप्सोडिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट डेट आर 0 इज 8। कह रहा है कि इलिप्टिकल रहेगा, इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार रहेगा, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में क्वाड्रुपल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है, राइट। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट हैज डेट आर 0। सॉरी हाँ, क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन है फॉर ये तो हो गया, सॉरी यही है। फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट डेट आर 0 इज 9। कह रहा है कि जब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, 9 होंगे। आठवां क्वेश्चन है कि इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटल ब्लॉक प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E0 इन ए वैक्यूम देन ई बराबर 0। कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेटल ब्लॉक में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्ट्रेंथ होता है वह क्या होता है, ई बराबर 0 होता है, राइट। उसके बाद है नौवां क्वेश्चन इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E0 इन ए वैक्यूम देन E is less than E0 but E is not 0, राइट। अब 10वां क्वेश्चन है कि इफ P is पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब देन वेक्टर P डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर 0 होगा, राइट। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर पोलराइजेशन वेक्टर इन ए डाइलेक्ट्रिक रीड्स डाइवर्जेंट P स्टार बराबर -P डैश। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन कि द रिलेशन वेक्टर D वेक्टर P एंड वेक्टर E ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइलेक्ट्रिक इज क्या होगा। तो इस सब में संबंध बताना है, वेक्टर D में, P में और वेक्टर E में। तो वेक्टर D बराबर होगा, आप लोग पढ़े होंगे शायद 12th में कि वेक्टर में पढ़े होंगे आप लोग 12th में कि इसमें रिलेशन क्या होता है, वेक्टर D बराबर एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P हो जाएगा, राइट। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि डाइवर्जेंट थ्योरम फॉर D वेक्टर इज डेल्टा डॉट वेक्टर D बराबर रो P है ना, रो पढ़िए या P पढ़िए इसको, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट थ्योरम है, राइट, D वेक्टर का। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन कि इफ देयर इज ओनली सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड नो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री चार्ज देन। कहता है कि यदि सिर्फ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ चार्ज हो और वॉल्यूम नहीं हो तो क्या होगा, तो D बराबर हो जाएगा, वेक्टर D डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, है ना। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन द बाउंड्री
कंडीशन फॉर वेक्टर डी इज, बाउंड्री कंडीशन फॉर वेक्टर डी इज क्या होगा, तो इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट, इस टेंजेंशियल कंपोनेंट चार्ज नॉर्मल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन कि द बाउंड्री कंडीशन फ्री, द बाउंड्री कंडीशन फॉर ई वेक्टर, ये ई है, ई वेक्टर इज क्या होगा, इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट रिमेन अनचेंज नॉर्मल कंपोनेंट चेंज। कहता है कि यदि बाउंड्री जो है कंडीशन ई वेक्टर से है गिरा हुआ, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा अनचेंज होगा, यानी कांस्टेंट होगा, और नॉर्मल कंपोनेंट चेंज होगा, राइट। तो वही नॉर्मल कंपोनेंट चेंज और टेंजेंशियल कंपोनेंट अनचेंज रहेगा, राइट। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू द लॉ E1। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है कि एप्सिलॉन 1 tan थीटा 2 बराबर एप्सिलॉन 2 tan थीटा 1, राइट। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वेक्टर ई और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी रिफ्रैक्ट होता है बाउंड्री पर, है ना, तो डाइलेक्ट्रिक पर। तो इस लॉ के अनुसार, डाइलेक्ट्रिक लॉ के अनुसार क्या होता है, एप्सिलॉन 1 tan थीटा 2 बराबर एप्सिलॉन 2 tan थीटा 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद कहता है कि पॉइजन्स इक्वेशन क्या है, तो पॉइजन्स इक्वेशन याद कर लीजिए, ये आ सकता है ना। तो डेल्टा स्क्वायर फाइव बराबर, डेल्टा स्क्वायर फाइव बराबर हो जाएगा माइनस पी बाई एप्सिलॉन 0, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर फाइव बराबर माइनस रो फ्री बाई एप्सिलॉन 0, वेयर रो जो है, वेयर रो इज द वेपर वॉल्यूम डेंसिटी VD है ना, ऑफ टोटल चार्ज, पी फ्री इज द वेपर डेंसिटी ऑफ चार्ज। पी फ्री जो ये जो सॉरी ये रो जो है, रो फ्री वो वेपर डेंसिटी ऑफ चार्ज है, राइट। उसके बाद है लैप्लेस इक्वेशन क्या है, तो लैप्लेस इक्वेशन कहता है कि डेल्टा स्क्वायर फाइव बराबर 0, डेल्टा स्क्वायर फाइव बराबर क्या होगा 0, वेयर ये रो इज द वेपर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ टोटल चार्ज एंड पी फ्री इज द वेपर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, राइट। तो वेपर ये जो है रो तो समझ गया कि क्या है, वो वेपर वॉल्यूम डेंसिटी है, और ये पी फ्री जो है, रो फ्री जो है वो क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज है। आई होप ये समझ में आया होगा। 20वां क्वेश्चन है लैप्लेस इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। लैप्लेस इक्वेशन क्या बताता है, लैप्लेस इक्वेशन का प्रकृति कैसा है, तो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, राइट। सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, लैप्लेस इक्वेशन की प्रवृत्ति कैसी है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। लैप्लेस, अब 21वां क्वेश्चन है लैप्लेस इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। लैप्लेस इक्वेशन का जो होता है ओनली वन सोल्यूशन होता है, राइट, ये याद रख लीजिए। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ ए चार्ज फ्री स्पेस इज नॉन जीरो कांस्टेंट। कहता है पोटेंशियल फंक्शन इन चार्ज फ्री स्पेस, पोटेंशियल फंक्शन इन चार्ज फ्री स्पेस इज नॉन जीरो कांस्टेंट। पोटेंशियल फंक्शन में चार्ज फ्री स्पेस जो होता है वो नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये 22 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन है कि इफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज एट मैक्सिमम वैल्यूज द चार्ज देयर इज पॉजिटिव। कहता है कि पोटेंशियल जो होता है वो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू में द चार्ज देयर इज पॉजिटिव, तो मैक्सिमम होगा वैल्यू चार्ज का तो वो होगा पॉजिटिव होगा, है ना। यदि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ए मिनिमम द वैल्यू चार्ज एट द पॉइंट इज निगेटिव। कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जब पोटेंशियल जब कम होता है तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये दोनों समझ जाइए, जब चार्ज ज़्यादा रहेगा, पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। और जब पोटेंशियल जब कम रहेगा, है ना, तो वो हो जाएगा निगेटिव, राइट। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन अट्रैक्टेड डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रोमीटर इज, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0, राइट। उसके बाद है 26वां क्वेश्चन कि एन अट्रैक्टेड डिस इलेक्ट्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर। कहता है कि डिस इलेक्ट्रोमीटर को क्या चीज़ में मेजर करने के लिए किया जाता है, तो ओनली लार्ज डीसी वोल्टेज। तो डिस इलेक्ट्रोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, ओनली लार्ज डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है, राइट। तो ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद है कि
29वां क्वेश्चन, सॉरी 28वां क्वेश्चन, सॉरी 27वां क्वेश्चन कि ए हॉट वायर एमीटर मेजर, क्या ए हॉट वायर एमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हॉट एमीटर जो है, हॉट वायर एमीटर जो है वो क्या करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फाइंड करता है, राइट, मेजर करता है। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन कि इफ़ आई इज द मैक्सिमम वैल्यू, इफ़ आई इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट, इट्स आर एम एस वैल्यू इज गिवन बाई आई बाई रूट टू हो जाएगा, राइट। आई आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हो जाएगा आई बाई रूट टू हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन, उसके बाद है ये 29वां क्वेश्चन, द मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट इज रिलेटेड टू पीक वैल्यू ऑफ आई, राइट। उसके बाद है द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू टू द पीक वैल्यू ऑफ एन ए सी गिवन अल्टरनेटिंग करेंट इज गिवन बाई 1:√2 हो जाएगा, राइट। कहता है कि आर एम एस वैल्यू का रेशियो और पीक वैल्यू ऑफ एन ए सी अल्टरनेटिंग करेंट इज गिवन बाई 1:√2 हो जाएगा। तो रेशियो आर एम एस वैल्यू का और ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होगा 1/√2 होता है, इसका रेशियो होता है, ठीक। उसके बाद है 31वां क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू टू द आर एम एस वैल्यू इज, मीन वैल्यू और रूट रूट ऑफ मीन वैल्यू टू द आर एम एस वैल्यू इज, तो रूट ऑफ मीन वैल्यू और आर एम एस वैल्यू जो होता है उसका अनुपात जो होता है वह 2√2 होता है, राइट। उसके बाद जो है 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द अल्टरनेटिंग करेंट थ्रू एन इंडिकेटर लेग्स एंड वोल्टेज बाई π/2, कहता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है पास होता है इंडिकेटर से लेग्स, द वोल्टेज बाई π/2 होता है, π/2 से वोल्टेज से वो लेग्स होता है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है कि इन द वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज सप्लाई द पीक वैल्यू ऑफ द लाइन करेंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ द फेज करेंट। कहता है कि वाई डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज का पिक वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है पिक वैल्यू ऑफ द फेज करंट के, राइट। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है कि इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज सप्लाई द लाइन करेंट इज, तो कहता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज सप्लाई द लाइन करेंट इज √3 टाइम्स ऑफ फेज करेंट। कहता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करने पर जो लाइन करंट जो होता है वो क्या होता है, वह √3 टाइम्स जो हो जाता है फेज करंट का हो जाता है, राइट। उसके बाद 35वां क्वेश्चन देखिए कि द पावर फैक्टर ऑफ एन ए सी सर्किट इज R/Z। पावर फैक्टर ऑफ एन ए सी सर्किट क्या होता है, R/Z होता है, राइट। उसके बाद है 36वां क्वेश्चन, द फेजर करेंट इज 3 + J2 एंड फेजर वोल्टेज इज 2 - J, द एक्चुअल पावर द सर्किट इज 4 वाट हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ देते हैं तो वो 4 वाट हो जाता है। तो यही सर्किट का जो कितना हो जाएगा शक्ति, 4 वाट हो जाएगा। अब उसी में फिजिक्स में ही ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रोमीटर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो उसको मैंने छांट कर लिखा है, तो इसको भी देखें। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रांसवर्स, किसका, कहता है कि फॉर्मेट प्रिंसिपल के अनुसार रे लाइट जो होता है, किरण जो होता है वो कोई भी प्रकाश का वह हमेशा ट्रांसवर्स होता है, किसका, मिनिमम पाथ का, राइट। तो मिनिमम पाथ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस मस्ट भी क्या होगा, मिनिमम होगा। कहता है टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट, कहता है किसी भी लाइट द्वारा टाइम लिया गया समय जो होता है जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव करती है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उस सरफेस से वो बहुत कम होता है, राइट। तो वही है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी मिनिमम होगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लीज पाथ और लिस्ट टाइम इज ट्रू फॉर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस ओनली। कहता है कि लीज पाथ और लास्ट पाथ टाइम जो होता है वह ट्रू होता है किस पर, तो प्लेन सरफेस के लिए, तो वही है प्लेन सरफेस, इसको देख लीजिएगा अच्छा से।
अब चौथा कहता है कि फॉर्मेट प्रिंसिपल में बी कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी पाथ है। कहता है फिर फॉर्मेट प्रिंसिपल को किस प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, तो फॉर्मेट प्रिंसिपल को स्टेशनरी पाथ के प्रिंसिपल के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दोनों के अनुसार दोनों का डिफिनेशन एक ही है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन म्यू डी एस इज स्टेशनरी। कहता है म्यू डी एस जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, जहाँ म्यू जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, राइट। छठा क्वेश्चन है, इन ए पाथ इन ए थिन फिल्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर, देन द ऑप्टिकल पाथ इन दैट बीम इज इंक्रीज। कहता है किसी भी थिन फिल्म में ट्रांसपेरेंट मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें से वो इंटरफेरिंग बीम जो है इन इंटरफेरोमीटर में से निकल करके वह इंक्रीज होने लगता है ऑप्टिकल पाथ में, वही है इंक्रीज, राइट। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन कि इन मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर बीम आर सेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। कहता है कि मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के अनुसार कोई भी टू डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। बीम जो प्रकाश के बीम जो हैं वह दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, कब, जब एंगल उसके बीच 90 डिग्री होता है, क्योंकि जब 90 डिग्री होगा तो हम जानते हैं कि शेप कैसा होगा, ऐसे होगा। 90 डिग्री ऐसे होता है ना, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो ये जो है एक डायरेक्शन इधर होगा और एक डायरेक्शन इधर होगा, ये बीम के बीच है ना, तो ये बीम है और बीम के बीच 90 डिग्री होगा, तो इसका पाथ अलग अलग हो जाएगा, अलग इसका अलग, है ना। तो यही इसको यह कहने का प्रिंसिपल है मिचेल्सन का, राइट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, इससे नंबर आपका इंक्रीज होगा, है ना, इससे आपका ही फायदा है। अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए और आप वीडियो को अच्छे से देख पाएँ, समय से पहले देख पाएँ। तो आठवां क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ क्लोज डबल लाइन्स कैन बी मेजर्ड इन लेबोरेटरी विथ द हेल्प ऑफ मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर। कहता है कि दो वेवलेंथ के बीच जो डिफरेंस जो होता है वह मेजर्ड किया जाता है लेबोरेटरी में, किसकी मदद से, तो मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के यंत्र से, राइट। तो मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर की मदद से क्या किया जाता है, वेवलेंथ का क्या किया जाता है, डिफरेंस ज्ञात किया जाता है लेबोरेटरी में, राइट। तो वही है। उसके बाद है नौवां क्वेश्चन ऑप्टिक्स एंड स्पेक्ट्रोमीटर का, which of the following is most suitable for study of the fine structure of spectral line। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, इसमें हम विकल्प नहीं लिखे हुए हैं, है ना, क्योंकि समय की बर्बादी होती, इसलिए हमने एक ही विकल्प लिखा है। तो कहता है इनमें से कौन जो है बहुत उपयुक्त है स्टडी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को अध्ययन करने के लिए। तो क्या होगा, फैबरी पेरट इन्फेरोमीटर जो है वह बहुत ही उपयोगी होता है, किसके लिए, किसके अध्ययन के लिए, तो स्ट्रक्चर लाइन ज्ञात करने के लिए, किसका, तो लाइट का। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस फ्रिंग्स आर यूजुअली ऑफ सेम ब्रीथ है। कहता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंग्स जो होते हैं हमेशा सेम ब्रीथ के होते हैं, सेम चौड़ाई के होते हैं, राइट। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस आर परफेक्टली डार्क। कहता है कि मिनिमम इंटेंसिटी जो होते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस आर परफेक्टली डार्क। कहता है कि इंटरफेरेंस जो होते हैं, मिनिमम इंटरफेरेंस जो होते हैं वह किसी पॉइंट का मिनिमम इंटरफेरेंस जो होते हैं वह परफेक्टली डार्क होते हैं, है ना, अंधेरा होते हैं। अब 12वां क्वेश्चन है कि इन डिफ्रैक्शन ऑल ब्राइट बैंड्स आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। कहता है कि जितने भी चमकीले बैंड्स होते हैं उसका इंटेंसिटी अलग अलग होता है, राइट। तो वही कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ ऑल ब्राइट बैंड्स आर डिफरेंट
इंटेंसिटी, यानी कि जितने भी चमकीले बैंड होते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग रंग के, तो उसके इंटेंसिटी भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि तारा जो चमकीला कौन होता है, जिसका ताप ज़्यादा होता है, तो इसी प्रकार बैंड का भी इंटेंसिटी में भिन्न भिन्न होता है उसके लाइट और कलर के अनुसार से, राइट, जब इंफ्रैक्टरोमीटर में मापते हैं तो। और उसके बाद है 12वां, ये तो हो गया। 13वां क्वेश्चन है कि इन पर्सनल डिफ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ फ्रंट इज स्फेरिकल। कहता है कि पर्सनल डिफ्रैक्शन के अनुसार वेवलेंथ जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल होता है, राइट, है ना। पर्सनल डिफ्रैक्शन के अनुसार वेव फ्रंट जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, राइट। उसके बाद इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन। अब कहता है फ्रेस्नेल के अनुसार तो ये डिफ्रैक्शन जो होता है वेव फ्रंट का वो स्फेरिकल होता है, और फ्रॉनहोफर के अनुसार डिफ्रैक्शन इंसिडेंट वेवलेंथ फ्रंट क्या होता है, प्लेन होता है। तो याद रखिए, फ्रेस्नेल के अनुसार डिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल, और फ्रॉनहोफर के अनुसार डिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा प्लेन होगा, राइट। तो फ्रॉनहोफर के अनुसार प्लेन होगा, डिफ्रैक्शन इंसिडेंट जो होगा वेव फ्रंट का वो प्लेन होगा, और फ्रेस्नेल के अनुसार स्फेरिकल होगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रूव्ड बाय एन ऑप्टिकल डिवाइस नोन एज जोन प्लेट। कहता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, फ्रेस्नेल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए जो ऑप्टिकल डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन प्लेट। क्या बोलते हैं, जोन प्लेट, राइट। जोन प्लेट इज ए प्लेन ग्लास प्लेट है। जोन प्लेट जो होता है वो प्लेन ग्लास प्लेट होता है। कैसा प्लेट होता है जोन प्लेट, तो प्लेन ग्लास प्लेट होता है, प्लेन ग्लास प्लेट होता है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है जोन प्लेट का, तो फ्रेस्नेल थ्योरी को वेरिफिकेशन करने में किया जाता है इस जोन प्लेट का। वो कैसा होता है, प्लेन ग्लास प्लेट होता है, राइट। उसके बाद है कि ए कॉन्वेक्स लेंस हैज वन फोकस। ये तो सब जानता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस एक होता है, राइट। उसके बाद 18वीं क्वेश्चन है कि ए जोन प्लेट हैज ए नंबर ऑफ फोसी बिटवीन द प्लेट एंड ब्राइट फोकस। कहता है जोन प्लेट में क्या होता है, नंबर ऑफ फोसी होता है, जो कहाँ होता है, बिटवीन द प्लेट एंड द ब्राइटेस्ट फोकस, है ना। तो जोन प्लेट में एक फोसी होता है ना, जो प्लेट और ब्राइटेस्ट फोकस के बीच मौजूद रहता है, राइट। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन कि द फेनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज डिमोन्स्ट्रेट बाय थॉमस यंग बाय यूजिंग डबल स्लिट। कहता है कि उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें लाइट के इंटरफेरेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है थॉमस यंग के द्वारा, थॉमस यंग बाय यूजिंग डबल स्लिट, है। तो डबल स्लिट की मदद से इंटरफेरेंस डेमोन्स्ट्रेट यानी कम किया जाता है, घटा दिया जाता है, थॉमस यंग यूजिंग मेथड डबल स्लिट के द्वारा हम लोग इसको इंटेंसिटी को इंटरफेरेंस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा आर क्या होगा। कहता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा बराबर होगा a + b sin थीटा बराबर n हो जाएगा, राइट। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है कि आज पूरा मैं प्रण किया हूँ कि अच्छा से इसको वीडियो बना देना है, चाहे वो 30 मिनट का ही क्यों ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपका ही फायदा है, नंबर इसमें अच्छा उठ सकता है सब्सिडरी में। तो अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुँचे। इसमें हर एक प्रकार के बीएससी केमिस्ट्री नोट्स के प्रत्येक टॉपिक फ्री में अवेलेबल है, तो मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, बहरहाल अभी हम देख रहे हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज। कहता है कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज डी थीटा बाई डी लेमडा हो जाएगा, राइट। उसके बाद द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड डी म्यू बाई डी लेमडा बराबर 1200 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, राइट। तो ये बराबर जो होता है इक्वल टू जो हो जाएगा इसके गुना हो जाता है, बेस और इसके डी बाई डी लेमडा के गुना के बराबर हो जाता है, मल्टीप्लाई के गुना हो जाता है, तो ये रिजॉल्विंग पावर हो जाता है, तो इसलिए वो 6000 हो जाएगा, राइट। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू।